देखिए जी, डिविडेंड डिसीजन के अंदर पहले तो डिविडेंड डिसीजन क्या है उसके बारे में पढ़ते हुए फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इट रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच part of the earnings should be distributed among the shareholder by the way of dividend and how much should be retained for meeting the future needs as the retained earning। देखिए जी, कोई कंपनी है, वो कंपनी अपना P&L बनाती है साल के एंड में, उसमें से नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, फिर उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब मतलब इसके अगर कोई भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, उसके बाद लास्ट में सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। हाँ, तो इससे पहले का जो एक हिस्सा था, मान के चलिए मेरे पास वो है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के दो हिस्से किए जाएंगे, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के फॉर्म में, जो कि कहां चले जाएगा, इक्विटी शेयर वालों के पास चला जाता है, और एक मैं जनरल रिजर्व की फॉर्म में रख लूंगा या किसी भी रिजर्व की फॉर्म में रख लूंगा, जो कि मेरे फ्यूचर में मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए या मेरे को अनसर्टेनिटी से बचे रहने के लिए मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पूरा का पूरा पैसा इनको दे दिया तो आपके पास इसके लिए नहीं बचेगा, और अगर सारा पैसा अगर यहां पे रख लेते हो तो आपसे ये नाराज रह जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने पूरे साल भर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके ही आपके पास पैसा लगा कर बैठे रहते हैं कि भाई साल पूरा होगा, कंपनी पैसा कमाएगी तो हमको भी उसमें से कुछ देगी। समझ में आई बात। तो यहां पर यही सोचना है हमको कि कितना पैसा यहां रखा जाए, कितना पैसा इनको दिया जाए, तो कि दोनों के ताकि जो है दोनों जो है वो बैलेंस चलता रहे हमारा काम, ठीक है जी। तो जो प्रॉफिट होता है वो दो फॉर्म में, या तो रिटेन अर्निंग की फॉर्म में, जनरल रिजर्व या रिजर्व या रिटेन अर्निंग के फॉर्म में रख लेते हो आप, ठीक है, या फिर डिविडेंड की फॉर्म में। इनको जो पैसा दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो होता है वो डिविडेंड कहलाता है। डिविडेंड के फॉर्म में हम बांट देंगे, ठीक है जी। देखते हैं जरा, इट डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट बाय द डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड के तौर पे आप कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, एंड व्हाट परसेंट शुड बी रिटेन टू मीट आउट द फ्यूचर नीड्स, ठीक है। अब फ्यूचर की नीड्स को पूरा करने के लिए आप अपने पास रिटेन अर्निंग की फॉर्म में कितना पैसा रखते हो, ठीक है। देखते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, डिविडेंड का फैक्टर अफेक्टिंग। पहला है आपका अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर आप अच्छा अमाउंट कमाते हो, द डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रेजेंट एंड रिजर्व प्रॉफिट, देयरफॉर द ग्रेटर अमाउंट ऑफ द टोटल विल बी इंश्योर्ड द ग्रेटर डिविडेंड। अगर आपके पास ज्यादा प्रॉफिट है, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो आप, तो आप इनको भी दोगे पैसा, अच्छा खासा पैसा दे सकते हो। पर अगर आपके पास बहुत कम पैसा है, मतलब बहुत कम प्रॉफिट कमाया है आपने, तो पहले आप इनको पूरा करोगे, बाद में इनको पूरा करो, क्योंकि अनसर्टेनिटीज को पूरा करने के लिए हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। इनसे तो हम लोग निपट लेंगे, बोल देंगे कि भाई इस साल नहीं अगले साल ज्यादा दे देंगे, समझ में आई बात। बट अगर प्रॉफिट कम है तो जनरल रिजर्व ज्यादा देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, मतलब रिटेन अर्निंग को ज्यादा ध्यान देंगे। जबकि अगर प्रॉफिट अगर अच्छा खासा है हमारे पास तो डिविडेंड हम अच्छा खासा दे सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आपकी अर्निंग स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है उसके हिसाब से, अगर देखिए कई बार क्या होता है कि आपने एक साल में 2 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, फिर अगले साल में मैंने 12 करोड़ रुपए कमाए, और फिर एक बार मैंने 50 लाख रुपए कमाए। देखो स्टेबिलिटी किस तरीके से, 2 करोड़ फिर सीधे 12 करोड़ पे पहुंचा, फिर एक बार में 50 लाख पे आ गया। मतलब कह रहे हैं कि आपकी अर्निंग की जो स्टेबिलिटी है ना बहुत कम है, आप बहुत फ्लक्चुएशन आपके बिजनेस के अंदर, कभी तो आप बहुत ज़्यादा कमाते हो और कभी आप बहुत कम कमाते हो। ऐसे में कभी भी आप हायर परसेंटेज ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? मान के चलिए आपने यहाँ पे 12 करोड़ कमाए, आपने इसमें से 2 करोड़ रुपए उनको बांट दिया, क्या कर लो बहुत पैसा है, 2 करोड़ रुपए आप इसमें से रखो, शेयर होल्डर में बांट दिया। नेक्स्ट ईयर जब आपके पास 50 लाख रुपए हो गए, आपने बोला कि एक काम करो 5,000 रुपए रख लो, वो बोलेंगे ये क्या हिसाब किताब है। पिछले साल जो लोग आपके शेयर होल्डर थे उनको तो आपने 2 करोड़ रुपए दिए थे,
और उन्होंने अपना शेयर बेच करके हमको दे दिया, हमने इतने महंगे शेयर खरीदे वहां से, तो एक तो वहां पे घाटा खाया और आप हमको झटका दे रहे हो, 5,000 रुपये पकड़ा रहे हो। समझ नहीं बात, ठीक है। रेपुटेशन हो जाती है खराब। ऐसी कंपनी में कोई भी पैसा नहीं लगाना चाहता है जहां पर प्रॉफिट डिविडेंड इतने ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। आपको मार्केट से नेक्स्ट टाइम पैसा उठाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी, नहीं मिलेगा पैसा। आपने 2 करोड़ देने की क्या जरूरत थी? आप बोलते कि 50,000 रुपए लो, हर साल लो, स्टेबिलिटी आ गई ना। कम ही दिया बट स्टेबल फॉर्म में दिया। उसको पता है कि भाई हर साल का 50,000 तो मिल ही जाता है, ठीक है। अब 50,000 रुपये मिल रहा है ना, हो सकता है अगली साल 60 हो जाए, 40 हो जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन आएगा तो फिर आपकी इमेज के लिए भी खराब है, ठीक है, और पैसा नेक्स्ट टाइम जो है मिलेगा भी जल्दी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है फ्यूचर में कि भाई मेरे को ग्रोथ करने के लिए कोई मेरे पास प्लान है, कोई प्रोजेक्ट है कोई फ्यूचर में, तो आपको फिर डिविडेंड कम देना पड़ेगा, ठीक है। आप फिर क्या करोगे, अपने लिए रिटेन अर्निंग की फॉर्म में पैसा बचाओगे, क्योंकि आपको नीड है फ्यूचर में। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अच्छा है तो आप अच्छा डिविडेंड दे सकते हो। कैश फ्लो पोजीशन का मैंने बताया था कि रेगुलर बेसिस पे आपके पास पैसा कितना जाता है और कितना आता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। तो अगर ये अगर आपका अच्छा है तो आप रेगुलर बेसिस पे अच्छा डिविडेंड दे सकते हो। पर अगर कैश फ्लो ऐसा है कि एक बार पैसा जाएगा फिर बहुत लंबे टाइम पे वापस आएगा आपके पास, तो फिर ऐसे में आप कम डिविडेंड देंगे तो आपको फायदे में रहेंगे। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस है। There are 2 types of shareholder for the point of view of the investment. Those who invest the purpose of the getting some regular income. कुछ ऐसे जो some regular income कमाने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि रोज इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। आज सुबह शेयर खरीदे, शाम तक बेच देंगे, उसमें पैसा कमा लेंगे, खुश, ठीक है। और एक होता है कि नहीं, वो बेचने के लिए नहीं आया, उसने आपकी कंपनी के एक बार शेयर खरीदे, वो साल 2 साल 4 साल 10 साल के लिए लेकर के बैठ गया, आपके पास पैसे लगा के बैठ गया, तो वो सिर्फ एक ही तरीके की एक्सपेक्टेशन रखता है कि साल के एंड में जो डिविडेंड मिलेगा वही इनकम है उसके लिए, क्योंकि वो तो रोज सेल परचेज नहीं कर रहा है। समझ में आई बात। तो अगर रोज सेल परचेज करने वालों को लेकर चल रहे हो तो आप डिविडेंड हायर भी रखना पड़ेगा। समझ में आई बात। वो तो अपना उससे कमा लेंगे, और जो हमेशा करते हैं उनको एंड में, साल के एंड में आपको अच्छा खासा डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देना होता है, ठीक है ना। Those who invest in the company to gain the capital, if the majority of the shareholder are the former type, the company must declare the dividend according to their expectation. On the contrary, if the majority of the shareholder of the latter type, the company enjoy the freedom to about declaring dividend. अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कोई ऐसा है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला है, तो उसके हिसाब से कंपनी को जिस तरीके के वो चाहते हैं उस तरीके का वो से सोचना पड़ेगा। वो चाहते हैं कि भाई अगर मतलब कि डिविडेंड हम लोगों की कैपिटल वैल्यू बढ़े। कैपिटल वैल्यू कैसे बढ़ेगी, बार बार अगर आप डिविडेंड ज़्यादा चार्ज करते हो तो डिविडेंड अगर ज़्यादा दोगे तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू को तो आपके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और शेयर की डिमांड बढ़ेगी, इससे क्या होगा कि शेयर होल्डर को एक दूसरे को शेयर बेचने में फायदा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? The dividend decision to some extent that depend on the taxation policy. If the tax rate on dividend is higher, it would be better to declare the less dividend and vice versa. Nowadays, the hands of the shareholder dividend income tax free. देखो जी, आज के टाइम पे ना क्या करिए, ये एक CDT करके आया है, CDT टैक्स है, ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कहलाता है। क्या होता है ना, पहले क्या होता था कि जो इनकम जो होती थी ना, वो उसका आपको शेयर से होने वाली इनकम जो होती थी वो आपको इनकम टैक्स में दिखानी होती थी, और उस पर आपको टैक्स भरना होता था। गवर्नमेंट ने कहा कि किसी को 100 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 1000 रुपये, किसी को लाख रुपये, किसी को करोड़ रुपये टैक्स वो मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, कहाँ किसको पकड़ने जाएंगे। बोल दिया कि जो वो है ना, क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर है, उनकी तरफ से टैक्स फ्री कर दिया है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस पे बनने वाला जितना भी टैक्स है ना, हम कंपनी से ले लेंगे डायरेक्ट। उसको कहा गया कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी डाल दी गई कि भाई तुम्हें भरना है ये पूरा टैक्स। आगे बात समझ में, जितना ज्यादा डिविडेंड पे करोगे उतना ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, है ना। मान के चलिए 10% का CDT है, तो अगर आपने 1 लाख रुपए डिविडेंड अलाउ किया तो 10,000 रुपये टैक्स भरोगे। अगर आपने 1 करोड़ भरा टैक्स, अगर डिविडेंड पे किया तो 10 लाख रुपए का आपको CDT पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। Dividend and the market value of the shareholder share are directly related.
अगर डिविडेंड हाई होगा तो आपके शेयर की रेट अपने आप ही हाई होने लग जाएंगे मार्केट के अंदर। और वैसी बात है, लोग सोचेंगे यार ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, इस कंपनी के शेयर खरीदो। सब आपकी कंपनी के शेयर खरीदने लग जाएंगे, और खरीदने लगे तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर महंगे बिकेंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी शेयर वैल्यू के भी। यहाँ पर डिविडेंड का रेट बढ़ाओगे आप, शेयर की वैल्यू अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। It considered to be good news as the result the price of share increase, simply the decrease in dividend decrease the market price of the share। तो आपको अगर अपने शेयर की वैल्यू बढ़ानी है तो आप क्या करोगे, डिविडेंड ज्यादा दोगे। ठीक है। और आपको इससे कोई मतलब नहीं है तो आप कम भी डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इन केस of need, if a company can easily collect finance in the capital market, is to declare the dividend at the higher rate, otherwise not। अगर आपको मार्केट से और पैसा उठाने की जरूरत है तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि अभी आप डिविडेंड ज्यादा दीजिए। अगर डिविडेंड ज्यादा देंगे तो मार्केट में लोगों को समझ में आएगा कि ये कंपनी अच्छा इंटरेस्ट देती है, इसमें पैसा लगाने में फायदा है। तो आप जब भी कभी मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करोगे आपको बहुत आसानी से पैसा मिल जाएगा, है ना। कोई भी व्यक्ति आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। नेक्स्ट है आपका लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स। The dividend policy of the company should always remain confined within the limits provided by law. According to the legal provision, the company cannot make payment of the dividend out of paid the share capital because it will reduce the capital which adversely affect the security of the debt provider। देखो जी क्या होता है, कोई भी कंपनी ना अपने कमाए हुए पैसे से ही सिर्फ डिविडेंड दे सकती है। उसके पास अगर कैपिटल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, जैसे मान के चलिए मार्केट से उसने 2 करोड़ रुपए उठाए, ठीक है। अब 2 करोड़ रुपए बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, कुछ पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं, कुछ पैसे प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। साल कंप्लीट हो गया, आपको इसके ऊपर डिविडेंड देना था, आपने इसके ऊपर डिविडेंड जो है 50 लाख का किया। आप इसी में से निकाल के नहीं दे सकते हो, आपको अपनी अर्निंग में से देना होता है। अर्निंग में से कभी भी आपके पास जो कैपिटल फंड है उस कैपिटल फंड में से आप डिविडेंड नहीं दोगे। ठीक है। ये लीगल कॉन्स्टेंस होता है, मतलब लीगल एक लॉ है ये। ठीक है। Therefore, it should be kept in mind that the dividend is not being paid out of the capital according to the Article 205. The company law dividend can be paid out of the current year profit for the or the profit of the previous year after the taking the consideration the provision made for depreciation। Depreciation के लिए जो provision है वो पैसा काट करके जो पैसा बचता है, या तो आप पिछले साल का प्रॉफिट या इस साल के प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है जी, बस